बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 1। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इमरान फ़खरी है, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एसएम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची। मिस सूबिया मोइन ने इस लेक्चर को प्रिपेयर करने में हेल्प की है एंड आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज प्रोफेसर भीमराज, प्रिंसिपल एसएम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, for their constant support and guidance, as well as Professor Sayyid Amir Shah and Professor Ziaul Arifin for their support in the chemistry department. And I would like to especially acknowledge Professor Dr. Zafar Iqbal for his guidance and appreciation in my professional career. The practical mass scheme. Students have to do two experiment number 1 जिसके 8 मार्क्स होते हैं, जो टाइट्रेशन बेस्ड होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करना होता है जो 3 मार्क्स का है। या तो मेल्टिंग पॉइंट परफॉर्म करना है, या बॉइलिंग पॉइंट परफॉर्म करना है, या फिर एलिमेंट डिटेक्शन। यानी पहला एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन और दूसरा एक्सपेरिमेंट जो 3 मार्क्स का है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या एलिमेंट डिटेक्शन में से कोई भी परफॉर्म करने के लिए दिया जा सकता है फॉर दी स्टूडेंट्स। वाइवा के 3 मार्क्स होते हैं और सिमिलरली जर्नल के 1 मार्क है। Student has to attempt 2 experiments in their practical exam. This is the practical mass distribution for your exams. On the examination day, you will be given 2 experiments. Similarly, वो एक्सपेरिमेंट पहला टाइट्रेशन बेस्ड होगा, दूसरा जो है वो आपको मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट या एलिमेंट डिटेक्शन से रिलेट करता होगा दूसरा एक्सपेरिमेंट। You are instructed to be in proper uniform, wear lab coat, and you should wear proper shoes. No sandal and chappals will be allowed. And wearing of mask is also necessary, and keeping the social distance between the students is also necessary for the conduction of exams, practical exams. Come before the allocated time. आपको केमिस्ट्री लैब तकरीबन 15 मिनट पहले पहुंचना है, जो टाइम आपके टाइम टेबल में मेंशन कर रखा है। अगर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात करें तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 टाइट्रेशन पर बेस्ड करता है। अगर टाइट्रेशन हम एसिड बेस रिएक्शन को ऑब्जर्व करें ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, तो दैट विल बी एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन में हम 2 तरह के इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं। एक phenolphthalein हम इस्तेमाल करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन के दरमियान, और दूसरा हम मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन के दरमियान। इसी तरह से phenolphthalein का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब देयर इज़ अ रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। यानी स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए तो हम phenolphthalein को इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और एसिड शुड बी स्ट्रॉन्ग एसिड और अ वीक एसिड। सिमिलरली जब मिथाइल ऑरेंज हम इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन हमारे पास जो रिएक्शन है वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के दरमियान होना चाहिए। सो मिथाइल ऑरेंज विल बी अ सुटेबल इंडिकेटर फॉर दैट एसिड बेस टाइट्रेशन। वीक एसिड और वीक बेस के दरमियान जब टाइट्रेशन हो रही हो तो मिथाइल ऑरेंज विल नॉट बी अ सूटेबल इंडिकेटर। तो इसीलिए हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स अपने फर्स्ट ईयर की लैब में परफॉर्म करते हैं उसमें हमें स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के दरमियान टाइट्रेशन देखने को मिलेगी। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के दरमियान जो है वो हम टाइट्रेशन देखेंगे। तो उन तमाम टाइट्रेशंस के लिए phenolphthalein विल बी अ सुटेबल इंडिकेटर, और हम सिर्फ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के दरमियान जो है वो टाइट्रेशन ऑब्जर्व करेंगे, जिसके लिए मिथाइल ऑरेंज विल बी अ सुटेबल इंडिकेटर। As I have already mentioned that
The phenolphthalein is used as an indicator when we use a strong base. Similarly, methyl orange will be a suitable indicator and it will be used as an indicator when we use a weak base. The other type of titration is redox titration, and in redox titration, oxidation and reduction is taking place. So oxidizing agent और reducing agent के दरमियान जो reaction हम observe करते हैं that is known to be as redox reaction, और उस पर based अगर हम titration perform करें so the titration which involves the redox reaction, it is known to be as redox titration. क्योंकि हमारे पास जितने भी फर्स्ट ईयर के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करवाए जाते हैं उनमें KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट को एज रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. दैट्स वाई KMnO4 विल गोइंग टू एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर इन ऑल the redox titration which will be given in your exams as well. सो टाइट्रेशन की दो टाइप्स जो है वो हम अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में ऑब्जर्व कर सकते हैं. ईदर यू विल बी गिवन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और किसी दूसरी शिफ्ट में स्टूडेंट्स के लिए रिडॉक्स टाइट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट वन जो है वो उन्हें दिया जा सकता है. व्हाट आर दी मास डिस्ट्रीब्यूशन, या एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो या रिडॉक्स टाइट्रेशन हो, दोनों में ही हमें थ्योरी इक्वेशन प्रोसीजर, अगर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है तो उससे रिलेट करती हुई थ्योरी इक्वेशन और प्रोसीजर लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट विच इज़ गिवन ऑन योर प्रैक्टिकल डे. उसके मुताबिक आपको 3 मार्क्स ठीक थ्योरी और इक्वेशन और प्रोसीजर लिखने पर दिया जाएगा. ब्यूरेट रीडिंग करेक्टली आपने नोट करना है जिसके 3 मार्क्स होंगे, and you will be finding the normality and amount जिसके 2 मार्क्स होंगे. ठीक है. सिमिलरली अगर रिडॉक्स टाइट्रेशन आपकी शिफ्ट में है या आपको रिडॉक्स टाइट्रेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उससे रिलेटेड थ्योरी इक्वेशन प्रोसीजर लिखना है, करेक्ट ब्यूरेट रीडिंग नोट करना है, और जिस सोल्यूशन या जिस सब्सटेंस की आपको नॉर्मेलिटी और अमाउंट फाइंड करने के लिए कहा गया है, आफ्टर नोटिंग द ब्यूरेट रीडिंग यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट एंड नॉर्मेलिटी एक्यूरेटली. तो आपको 2 मार्क्स एलोकेट कर दिए जाएंगे. एक्सपेरिमेंट नंबर 2. एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की एतबार से बात करें तो उसमें हमें एलिमेंट डिटेक्शन परफॉर्म करनी होती है. फॉर एलिमेंट डिटेक्शन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल कोई भी सब्सटेंस आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे दिया जाए, उसमें मौजूद एलिमेंट को आपने डिटेक्ट करना होता है. इफ़ द एलिमेंट इज़ फाउंड टू बी नाइट्रोजन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी तरह से अगर जो कंपाउंड है उसमें सल्फर मौजूद हो तो यू हैव टू डिटेक्ट द एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट एज वी कैन से सल्फर, तो आपको सल्फर की डिटेक्शन करनी होगी. सिमिलरली इफ़ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स क्लोरीन और इफ़ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स ब्रोमीन और आयोडीन, यानी इन 5 एलिमेंट्स में से कोई भी आपके गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होगा और इन 5 एलिमेंट्स की डिटेक्शन आपको परफॉर्म करनी है. या you have to do a systematic approach to detect the one of the elements in the given organic compound. इसी तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में जो नेक्स्ट टाइप ऑफ हम कह लें एक्सपेरिमेंट है, दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. यानी किसी भी शिफ्ट में मौजूद स्टूडेंट को या तो एलिमेंट डिटेक्शन परफॉर्म करने के लिए कहा जाएगा या फिर उन्हें कहा जाएगा कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आपने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस फाइंड करना है, या उन्हें कहा जाएगा ही हैज़ टू फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन लिक्विड. अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो फॉर अ हिंट आपके लिए जो लेबॉर्ट्री में फर्स्ट ईयर लेबॉर्ट्री में
कंपाउंड्स मौजूद हैं, उनमें नैफ्थलीन उनका उसका मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस, अल्फा नेफ्थोल उसका मेल्टिंग पॉइंट 94 डिग्री सेल्सियस, सिमिलरली ऑक्सैलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 101 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से आयोडोफॉर्म, बेंजोइक एसिड, बेंजामाइड, यूरिया और फिर ग्लूकोज, इनमें से तकरीबन हमारे पास 5 या 6 कंपाउंड्स रैंडमली स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, ताकि ईच स्टूडेंट विल हैव टू फाइंड देयर ओन ऑब्जर्वेशन ऑन देयर ओन ऑब्जर्वेशन, और फिर उनमें से स्टूडेंट जो है वो खुद ही बताता है कि ही हैज़ गिवन अ सब्सटेंस विच हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस। द स्टूडेंट विल गोइंग टू फाइंड दैट the substance has a melting point of 119 degrees. Say for example, if he has given iodoform. ओके, इसी तरह से हमें कुछ लिक्विड्स के भी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, कि एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन 80 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट इज 78 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस। Similarly, all these are liquid compounds, और all these are liquids, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स मेंशन कर दिए गए हैं। अब थोड़ा सा हम इनके मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की थ्योरी के हमारे पास 1 मार्क होते हैं, यानी सिंपली जो है वो हमें मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट, उसकी डेफिनेशन जो है वो लिखनी होगी, and the correct observation will going to give you a 2 marks if you have are finding the melting point of the given substance. So अगर आपके पास जो भी substance है उसका melting point आपने correct determine कर दिया है तो आपको 2 marks मिल जाएंगे, तो ये total 2 marks आपको allocate कर दिए जाएंगे। सिमिलरली अगर किसी स्टूडेंट के पास बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है तो उसे गिवन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट करेक्टली डिटरमिन करना है। से फॉर एग्जांपल अगर उसके पास एसिटिक एसिड है तो उसे 118 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व करना है। इसी तरह से अगर हम एलिमेंट डिटेक्शन की मार्क्स स्कीम की बात करें तो थ्योरी इक्वेशन, what is the theory behind the detection of the element for a given organic compound, वो लिखना है, और उससे रिलेटेड कुछ इक्वेशंस होती हैं वो आपने लिखनी है, तो उसकी 1 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से सिस्टमैटिक अप्रोच मीन्स कि सिस्टमैटिक अप्रोच आपको इन दी प्रैक्टिकल बुक और इन योर प्रीवियस क्लासेस समझाया गया होगा और समझाया गया है, ठीक है, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसे डिस्कस भी करेंगे। तो सिस्टमैटिक अप्रोच एंड इक्वेशन अगर आप राइट कर देंगे फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लोरीन इन योर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इफ़ यू हैव फाउंड आयोडीन इन योर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसकी सिस्टमैटिक अप्रोच एंड थ्योरी एंड इक्वेशंस जो आप अच्छे से लिख दो तो आपके 3 मार्क्स एलोकेट कर दिए जाते हैं आपको। तो ये इस तरह से हमारे पास टोटल 2 एक्सपेरिमेंट्स हो गए। पहला एक्सपेरिमेंट 8 मार्क्स का था, दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारे पास 3 मार्क्स का है। What are the combinations or experiments for the examination? Acid based titration, either you have to use the phenolphthalein when you use a strong base versus the weak acid or strong acid titration. Phenolphthalein will be a suitable indicator. और एसिड बेस टाइट्रेशन मिथाइल ऑरेंज का इस्तेमाल जो है हम करेंगे जब हम वीक बेस को टाइट्रेट करेंगे विद दी स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह से रिडॉक्स टाइट्रेशन, दी नेक्स्ट टाइप ऑफ टाइट्रेशन जो हमने परफॉर्म करनी होती है उसमें KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सेल्फ इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह से एसिड बेस टाइट्रेशन के साथ जो यूजुअली सेकंड एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म करना होता है वो है एलिमेंट डिटेक्शन। इसी तरह से रिडॉक्स टाइट्रेशन के साथ जो सेकंड एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म करना है, either you will be given melting point or you will be given boiling point determination, okay। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि रिडॉक्स टाइट्रेशन के साथ मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा, एसिड बेस टाइट्रेशन के साथ एलिमेंट डिटेक्शन सेकेंड एक्सपेरिमेंट के तौर पर दिया जाएगा।
So these are the experiment number 1 and experiment number 2. In a shift you are given experiment 1 and 2 acid base titration and element reduction, और किसी दूसरे शिफ्ट में जो है वो आपको रिडॉक्स टाइट्रेशन के साथ या तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स को बता दिया जाएगा what he has to perform. Redox titration will accompany the second experiment as melting point and boiling point. अब हम एसिड एंड बेसिस के बारे में कुछ पढ़ते हैं एंड चूंकि हमारा फोकस इस लेक्चर में रहेगा एसिड बेस टाइट्रेशन पर. एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड we can say that are completely dissociated into their ions, and these acids are hydrochloric acid, H2SO4, sulfuric acid, nitric acid, HBr, hydrobromic acid हम किसे कह सकते हैं या हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी कहा जाता है, हाइड्रोजन परक्लोरेट हम इसे कह सकते हैं, HClO4, HI हाइड्रोजन आयोडाइड हम इसे कह सकते हैं. These are the examples of strong acid. Usually हमारी लैब में HCl, H2SO4 और HNO3 मौजूद होता है. इसी तरह से अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज H2SO4 वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कि दो H पॉजिटिव आइंस इजीली डिसोसिएट हो जाएंगे और सल्फेट नेगेटिव आइन फॉर्म होता है when sulfuric acid is dissolved into the water, और सल्फ्यूरिक एसिड का जब भी हम सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, जितने भी इनऑर्गेनिक हम सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनके लिए वाटर को एज सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं. सिमिलरली वीक एसिड्स आर पार्शियली डिसोसिएटेड इनटू देयर आइंस. अब ये पार्शियल डिसोसिएशन के लिहाज से जो है वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं. वीक एसिड्स की एग्जांपल हमारे पास फॉर्मिक एसिड HCOOH, CH3COOH, एसिटिक एसिड HNO2, दिस इज नाइट्रस एसिड HCN, हाइड्रोजन साइनाइड HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड. ये वीक एसिड्स की एग्जांपल है. और आपके लेबॉर्ट्री में या एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में सिर्फ और सिर्फ हम एसिटिक एसिड का ही इस्तेमाल करते हैं इन जनरल लेबॉर्ट्री प्रैक्टिस फॉर द फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ओनली. ओके, इसी तरह से हम कहते हैं कि भाई एसिटिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो हाइड्रोजन है जिसे हम मार्क कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन की सूरत में अलग हो जाता है. तो एसिटिक एसिड इज अ वन प्रोटॉन डोनर और मोनोप्रोटिक एसिड. तो ये जो तीन हाइड्रोजन्स हैं जो कार्बन के साथ बॉन्डेड होते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड, ये तीनों हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन के तौर पर कभी भी डिसोसिएट नहीं होते इन द यूजुअल एसिड बेस रिएक्शंस. ओके, इसी तरह से हम बेसिस के बारे में बात करते हैं, तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस हो सकते हैं. स्ट्रॉन्ग बेसिस की एग्जांपल हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके अलावा सीजियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड को भी स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर कंसीडर किया जाता है. बट इन द लेबॉर्ट्री नॉर्मली हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इन द फर्स्ट ईयर लेबॉर्ट्री. So the strong base are completely dissociated into their ions. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर ही कंसीडर करते हैं, बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत कम लेबॉर्ट्री प्रैक्टिस में इस्तेमाल किया जाता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर यूजुअली यूज्ड इन द फर्स्ट ईयर लेबॉर्ट्री. सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो सोडियम आयन और OH नेगेटिव आयन में डिसोसिएट कर जाता है. इसका मतलब ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से सिर्फ हमें वन OH नेगेटिव आयन जिसे हाइड्रोक्सिलाइन कहते हैं मिलता है व्हेन वी डिसॉल्व इट इन दी वाटर. वीक बेसिस आर पार्शियली डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस, और इनकी एग्जांपल है हमारे पास अमोनिया, और जिसे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं NH4OH, बिकॉज अमोनिया इज डिजॉल्व इन वाटर. जैसे ही अमोनिया वाटर में डिजॉल्व किया जाता है वो NH4OH का सोल्यूशन बन जाता है, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम उसे कहते हैं. इसी तरह से डाई मिथाइलामाइन, मिथाइलामाइन भी वीक बेसिस के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बट यूजुअली आपकी लेबॉर्ट्री में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होगा. इसी तरह से फर्स्ट ईयर के एक्सपेरिमेंट्स में हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को वीक बेस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे या सोडियम कार्बोनेट को वीक बेस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे. सो दीज आर दी एसिड एंड बेसिस.
कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड कुछ वीक एसिड्स की एग्जांपल, इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस की एग्जांपल हमने मेंशन की। अगर हम वीक बेस की बात करें तो फॉर एग्जांपल पार्शियल डिसोसिएशन को किस तरह से समझ सकते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम आयन में और OH नेगेटिव आयन में पार्शियली डिसोसिएट होता है और इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। सो जो भी पार्शियल डिसोसिएशन हम मेंशन करेंगे, चाहे वो वीक एसिड के लिए पार्शियल डिसोसिएशन हो, ये रिवर्सिबल रिएक्शन एरो से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस भी हम रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन एरो की मदद से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि भाई जो आइंस बन रहे हैं वो दोबारा अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल आइंस में कन्वर्ट होगा और आइंस दोबारा हमारे अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते रहेंगे। तो ये इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। एसिड एंड बेसिस के बारे में तो हम पढ़ चुके, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस की लिस्ट हमारे पास मौजूद है। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की लिस्ट हमारे पास मौजूद है। अगर हम किसी भी एसिड और बेस को रिएक्ट करवाएं तो उनके दरमियान रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। उस रिएक्शन के नतीजे में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वीक एसिड एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एसीटेट सॉल्ट फॉर्म होता है एंड वाटर भी प्रोडक्ट में फॉर्म होती है। OH negative ions from the base and H positive ions from the acid react together to form water, and as a result salt is also being formed. Sodium acetate is a salt. Here if we are reacting potassium hydroxide with acetic acid तो potassium acetate and water form होगा। इस reaction को भी neutralization कहा जाता है। Similarly ammonium hydroxide nitric acid के साथ हम reaction करें तो OH negative ion and H positive ions from the nitric acid are going to form water molecules and ammonium nitrate salt के तौर पर form होगा। Another example of acid based reaction we can say sodium carbonate और नाइट्रिक एसिड के दरमियान रिएक्शन है। सोडियम नाइट्रेट अ सॉल्ट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड एंड water and carbon dioxide gas will be released during this neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस एसिड बेस्ड रिएक्शन हम इसे कह सकते हैं एंड कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि सोडियम एसीटेट हो या पोटेशियम एसीटेट हो या अमोनियम नाइट्रेट हो, ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में बनने वाले सॉल्ट्स हैं। इन्हें हम नॉर्मल सॉल्ट्स कहते हैं। इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम बेस के तौर पर इस्तेमाल करें, so sodium hydroxide reacted with any sort of acid, so we have to use phenolphthalein as an indicator. इसी तरीके से अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड के दरमियान टाइट्रेशन परफॉर्म करनी हो इन अवर गिवन ऑब्जेक्ट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड का जिक्र किया हो, तो हमें phenolphthalein इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करना है। इसी तरह से अगर द गिवन ऑब्जेक्ट सेज कि सोडियम कार्बोनेट एंड नाइट्रिक एसिड के दरमियान टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, तो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज मिथाइल ऑरेंज एज द इंडिकेटर। A titrant or a titrator is a prepared or given as a standard solution, a prepared solution जो पहले से हमने प्रिपेयर कर लिया हो, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता हो। It is known to be as a titrant or titrator. इसी तरीके से जो एनालाइट या टाइट्रेंट जिसे हम कहेंगे उसकी कंसंट्रेशन हमें डिटरमिन करनी है with the reaction with the titrant solution. So a titrant is a known concentration solution mentioned in our object and a titrant is a unknown concentration solution. Okay, इसी तरह से अगर हम the titrant की मदद से टाइट्रेंट की कंसंट्रेशन फाइंड करें तो in a quantitative chemical analysis to determine the concentration of an analyte that will be a titrant is known to be as titration or titrimetry.
और इस एनालिसिस या टाइट्रेशन को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं. In quantitative chemical analysis, to determine the concentration of an analyte, titration or titrimetry and volumetric analysis is a common laboratory technique or process used. This means titration की simple definition ये हो जाएगी कि किसी भी known concentration के solution की मदद से हम किसी unknown concentration वाले solution की concentration find करें. The technique is known to be as titration. बहुत सादा से अल्फाज में हम ये कह सकते हैं. अभी हमने एसिड बेस रिएक्शंस के बारे में बात किया था. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, HCl जो है वो हम फॉर एग्जांपल एसिड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. इफ़ द गिवन ऑब्जेक्ट कंटेन सोडियम कार्बोनेट एंड HCl, तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और HCl के दरमियान रिएक्शन हम ऑब्जर्व करेंगे. तो हमें याद है कि जब भी अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट को हम इस्तेमाल करें, इन तीनों को जब भी हम अपने टाइट्रेशन में गिवन ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल कर रहे होंगे फॉर द एसिड बेस्ड रिएक्शन, these are weak bases, तो हमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के तौर पर यूज़ करना है. सिमिलरली जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे तो हम फेनोल्फ्थलीन को एज इंडिकेटर के तौर पर यूज़ करेंगे. इसी तरीके से कुछ रिएक्शंस हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए. सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो सोडियम सल्फेट फॉर्म करता है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो अमोनियम सल्फेट फॉर्म करेगा. सोडियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो सोडियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं. Strong bases such as sodium hydroxide, potassium hydroxide या calcium hydroxide हो तो phenolphthalein इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे. अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट हो तो हम मिथाइल ऑरेंज को इंडिकेटर के तौर पर यूज़ करेंगे. वाई phenolphthalein? Phenolphthalein जो है हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि that shows the end point of the reaction between the acid and base, usually a strong base. A strong base will be capable of producing a pH greater than 10 or greater than 10 pH value. तो जैसे ही हम strong basic condition में पहुंचते हैं, if we are using phenolphthalein as an indicator, in that solution phenolphthalein will going to show a pink color. और जैसे ही pH वैल्यू 8.2 से कम हो जाए तो 0 और 8.2 pH के दरमियान अगर कोई भी सोल्यूशन उसकी pH हो, मींस कि अगर 0 pH वैल्यू है या 1 pH वैल्यू है या 2 pH वैल्यू है, तो सोल्यूशन में अगर फिनोल्फ्थलीन मौजूद हो तो उसका कलर कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा. सो इसीलिए हम फिनोल्फ्थलीन को इस्तेमाल करते हैं, चूँकि फॉर स्ट्रॉन्ग बेसिस आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पीएच वैल्यू ग्रेटर दैन 10 pH. तो फिनोल्फ्थलीन आसानी से पिंक कलर शो करेगा. और इन दी लेसर पीएच वैल्यूज़ फिनोल्फ्थलीन का कलर यानी 8.2 और उससे लेसर पीएच वैल्यूज़ पर फिनोल्फ्थलीन का कलर कलरलेस रहता है. सो एंड पॉइंट को फिनोल्फ्थलीन की मदद से इंडिकेट करना बहुत आसान रहता है और इट विल बी अ करेक्ट इंडिकेशन. अच्छा, इसी तरह से अगर अपनी क्या कहते हैं नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें तो अगर pH वैल्यू 13-14 यानी स्ट्रॉन्गेस्ट से भी स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक मीडियम होता चला जाए तो फिनोल्फ्थलीन का पिंक कलर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम ऐड करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन के अंदर जाकर के फिनोल्फ्थलीन दोबारा कलरलेस हो जाएगा. इसी तरीके से अगर हम कोई सुपर एसिड इस्तेमाल कर लें या बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन हो जाए कि pH वैल्यू 0 या उससे भी कम हो जाए, यानी कि नेगेटिव pH वैल्यूज़ भी ऑब्जर्व की जा सकती हैं, तो फिनोल्फ्थलीन इन दैट सोल्यूशन विल गोइंग टू शो अ ऑरेंज कलर. But in the first year chemistry lab, you will be able to locate the two colors, the colorless solution of the phenolphthalein and the pink color solution for the phenolphthalein. जब भी किसी भी सोल्यूशन की pH वैल्यू ग्रेटर देन 8, 9 और 10 हो जाए तो फिनोल्फ्थलीन पिंक कलर शो करेगा और लेस देन 8 pH वैल्यूज़ पर फिनोल्फ्थलीन कलरलेस रहता है. हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट? ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके प्रैक्टिकल या कैलकुलेशंस के दौरान जो है वो इस्तेमाल करनी होगी. इक्विवेलेंट वेट हम फ्रॉम द मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं ऑफ द गिवन एसिड और गिवन बेस.
किस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे? We have to divide the molecular weight of the acid by the number of replaceable H positive ions present in it. Similarly, we have to divide the molecular weight of the base with the number of replaceable OH negative ions present in it. चलें कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं. इफ़ वी आर यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसका मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन करें, दैट विल बी 56, और इसमें OH नेगेटिव आयंस की तादाद कितनी है? 1 है. तो इक्विवेलेंट वेट विल बी कैलकुलेटेड एज 56 डिवाइडेड बाई 1. 56 विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, इसका मॉलिक्यूलर वेट 50 होता है. OH नेगेटिव आयंस की तादाद इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 1. So equivalent weight will be calculated as 40 divided by 1, and 40 will be the equivalent weight of sodium hydroxide. Similarly, sodium carbonate. Sodium carbonate basically कार्बोनेट आयन दो H पॉजिटिव आयंस को कैप्चर करता है. CO3 नेगेटिव आयन दो H पॉजिटिव आयंस को कैप्चर करेगा. दिस मीन्स इट इज प्रोवाइडिंग टू, in a sense, two OH negative ions, replaceable OH negative ions. So molecular weight of sodium carbonate is 106. Because it is capturing two H positive ions, तो हम इसे कहेंगे कि सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट 106 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 53. अगर हमें कहीं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करना पड़े तो वी हैव टू यूज़ 53 देयर. इसी तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पर HCO3 नेगेटिव आयन, HCO3 नेगेटिव आयन विल गोइंग टू कैप्चर ओनली वन H पॉजिटिव आयन. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaHCO3 इज 84. इक्विवेलेंट वेट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का? 84 डिवाइडेड बाय 1, दैट विल बी 84. कुछ एसिड्स की एग्जांपल भी हम पढ़ लेते हैं. फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर वेट 63 होता है, और इसका इक्विवेलेंट वेट हम कैलकुलेट करें, चूँकि H पॉजिटिव आयंस नाइट्रिक एसिड सिर्फ एक ही प्रोवाइड करेगा, रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन. सो 63 डिवाइडेड बाय 1, ये बन जाएगा हमारे पास 63 AMU. Similarly, हमारे पास molecular mass of HCl, molecular mass of HCl is 37.5. replaceable hydrogen ions जो HCl प्रोवाइड करता है, that is 1. so इसका भी equivalent weight हम इसको हम 37.5 लिखेंगे. it is a typographical mistake over here. And for molecular mass of acetic acid, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 60, और इसमें एसिटिक एसिड में सिर्फ एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन मौजूद होता है. सो हम 60 डिवाइडेड बाई 1, तो ये बन जाएगा 60 विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिटिक एसिड. कुछ कैलकुलेशंस के दौरान हमें मोलैरिटी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फर्स्ट ईयर की जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके हो रहे हैं उनमें आपने जो कंसंट्रेशन की यूनिट इस्तेमाल करनी है, दैट इज़ नॉर्मेलिटी. इट इज़ सिमिलर टू द मोलैरिटी. इन व्हाट सेंस? मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. मोलैरिटी का फॉर्मूला बन जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट, and also divided by the volume of the solution mentioned in the decimeter cube. ओके. इसी तरह से अगर हम नॉर्मेलिटी की बात करें, इट विल बी द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड इन 1 liter of solution. The number of gram equivalent dissolved in 1 liter of solution is known to be as normality of the solution. और अगर नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले की बात कर लें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस divided by the equivalent weight and also divided by the volume of the solution in decimeter cubes. If we find the normality for a given solution whose volume is mentioned in centimeter cubes, so formula can be arranged like this: amount of substance multiplied by 1000 divided by equivalent weight divided by the volume in centimeter cubes or mls. So normality के दो formulas हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला formula और ये दूसरा formula. इन्हीं दोनों फार्मूलाज को अगर हम अरेंज करें फॉर द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस के लिए हम दोनों फार्मूलाज को अरेंज करें तो amount of substance can be calculated by the normality multiplied by the equivalent weight. Equivalent weight of the substance जो है वो हमने अभी previously कैलकुलेट करना सीखा. वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम में हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फाइंड करना चाहते हैं, अगर वो सेंटीमीटर क्यूब्स में मेंशन हो तो ये पहला फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा.
एंड इसके डिवीजन में 1000 है। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज विल बी इक्वल टू द नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय द इक्विवेलेंट वेट, एंड इफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस is being calculated for a solution whose volume is mentioned in decimeter cubes unit, जिसके solution के लिए जो वॉल्यूम का यूनिट है वो डेसीमीटर क्यूब में हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। एक और फॉर्मूला हमें जो है वो इस्तेमाल करना होता है इन द टाइट्रेशन, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इनमें से N2V2 जो है वो फॉर एग्जांपल अगर हम अननोन सोल्यूशन के लिए नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मेंशन करें, इसी तरीके से नोन सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो ऑब्जेक्ट में मेंशन की जाएगी, उसके लिए नॉर्मेलिटी N1 और V1 हमें सपोज करना पड़ेगी, और वाइस वर्सा भी हम सपोज कर सकते हैं। N1V1 किसी अननोन सोल्यूशन के लिए भी आप सपोज कर सकते हो, और N2V2 वैल्यू किसी नॉन सोल्यूशन के लिए भी आप सपोज कर सकते हो। मिथाइल ऑरेंज का भी जिक्र हम यहाँ पर साथ साथ करते चले जाएं। स्ट्रक्चरल फार्मूला तो फिनोल्फ्थलीन का भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, या आप अपनी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो फिर जाकर इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझ सकेंगे। मिथाइल ऑरेंज की कलर चेंज की अगर हम बात करें, अगर पीएच वैल्यू अबव देन 4.4 हो तो मिथाइल ऑरेंज का कलर 4.4 रहता है, यानी 4.4 से अबव जितनी भी पीएच है, पीएच 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 पीएच वैल्यू, 10.0, अब हम बेसिक मीडियम की तरफ चले गए। 7 से अबव जितनी भी पीएच वैल्यूज़ होती हैं वो बेसिक मीडियम होती हैं, और 6 पीएच वैल्यू या 8 पीएच वैल्यू जो है वो हम कह सकते हैं इट इज़ 8 पीएच वैल्यू वीक बेसिक मीडियम्स के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि वीक बेसिस हों तो मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है वो क्या होगा, येलो कलर होगा। और जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ चले जाएं, यानी 3.1 से अगर लोअर पीएच वैल्यू होगी तो हमारे पास ऑरेंज कलर ऑब्जर्व होगा फॉर द मिथाइल ऑरेंज। और फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यानी जब हमारे सॉल्यूशंस ऐसे हों जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स पर बेस करते हो, तो उन सॉल्यूशंस में मिथाइल ऑरेंज का कलर 3.1 होगा, सॉरी मिथाइल ऑरेंज का कलर 3.1 pH पर ऑरेंज होगा। If you are given an object such as you are having n upon 10 normal solution of sodium hydroxide, find out the normality and amount of sulfuric acid in gram per 900 centimeter cubes. So a solution of sodium hydroxide has a concentration n upon 10 means 1 upon 10 normal, 0.1 normal solution of sodium hydroxide is being mentioned, and also with the help of this solution we have to find the normality of sulfuric acid and the amount of sulfuric acid which is present in 900 centimeter cubes of the solution. What will be the marking scheme for this experiment? Apparatus reagent आपको याद होने चाहिए which you are using in your experiment, लेकिन हम थ्योरी, प्रोसीजर और इक्वेशन की बात करें, थ्योरी and the chemical equation for the experiment, ये acid based titration है, तो the reaction between sodium hydroxide and sulfuric acid हमें लिखना होगा, because sodium sulfate and water will be going to be formed, वो reaction mention करेंगे तो chemical equation हम mention कर देंगे, the necessary theory हम लिखेंगे और फिर साथ साथ procedure लिखेंगे। तो 1 marks for the theory, 1 mark for the chemical equation and 1 mark for the procedure, total 3 marks जो है वो आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से जब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो दैट विल इंक्लूड द ब्यूरिट रीडिंग। करेक्ट ब्यूरिट रीडिंग अगर आप ऑब्जर्व करते हो, जो आपको एक्सपेरिमेंट्स में भी सिखाया गया और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसे डिस्कस करेंगे, तो ब्यूरिट रीडिंग जो है वो आपने लिखना है और टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है, तो आपको 3 मार्क्स करेक्ट ब्यूरिट रीडिंग के मिल जाएंगे। एंड नॉर्मेलिटीज़ ऑफ द रिएजेंट आपको मेंशन करना होंगे, किसी एक नॉर्मेलिटी को N1 और फिर सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी को N2, इसी तरह से ऑब्जर्वेशंस नोट करना है, तो ये 3 मार्क्स का हो जाएगा। कैलकुलेशन includes all the required formulas for the calculating of normality and amount mentioned in the object. So normality of sulfuric acid को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो लिखना पड़ेगा, और इसी तरीके से अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखना होगा, उसी की मदद से कैलकुलेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये टोटल 2 मार्क्स यहाँ पर हमें मिल जाएंगे।
सेम जो नॉर्मेलिटी और अमाउंट आएगी वो हम रिजल्ट में लिख देंगे, बट टोटल 8 मार्क्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. Inshallah, we'll be discussing this object into further details in our next video lecture. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.